अब बात करते हैं जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन की। जीव द्रव्य कुंचन तथा विकुंचन, इंग्लिश में अगर इसे बोलें तो प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस। ठीक है। अब जीव द्रव्य कुंचन और विकुंचन की अगर हम बात करें तो होता क्या है, जैसे हमने बहिःपराशर अंतःपराशर पढ़ा है, किसी कोशिका को अगर हम लंबे समय तक अति परासारी विलयन में रखते हैं, जैसे सपोज करो ये है शक्कर का घोल। अब इस शक्कर के घोल में हमने अंगूर को ही रख दिया, माना अंगूर को रख दिया, किसी कोशिका को रख दिया, ये अति परासारी विलयन है, अति परासारी विलयन। और ये अल्प परासारी है, यानी अधिक सांद्र विलयन, और ये कम सांद्र विलयन। लंबे समय तक अति परासारी विलयन में रखने के कारण इस अंगूर के अंदर का जितना भी जल होगा वो बहिःपराशर की क्रिया के द्वारा कहाँ चला जाएगा, इस विलयन में चला जाएगा, और ये कोशिका बिल्कुल सिकुड़ जाएगी, यानी इस कोशिका के अंदर का जितना भी जीव द्रव्य होगा वो सिकुड़कर एक कोने में चला जाएगा इस तरीके से, और ये पूरी पिचक जाएगी। ठीक है। तो ये अवस्था क्या कहलाएगी, जीव द्रव्य कुंचन। ठीक है। अब इस कोशिका को उठाकर हमने अल्प परासारी विलयन, जो जल है केवल, जिसमें केवल जल होता है, ठीक है, अल्प परासारी विलयन, इस अल्प परासारी विलयन में इस जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को रखते हैं। तो उससे क्या होगा, इसके अंदर अंतःपरासरण की क्रिया होगी, यहाँ पर बहिःपरासरण हो रहा है, यहाँ पर अंतःपरासरण हो रहा है, और अंतःपरासरण क्रिया के द्वारा वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएगी। तो ये कहलाएगा जीव द्रव्य विकुंचन। ये जीव द्रव्य कुंचन और ये जीव द्रव्य विकुंचन। अब इसका सबसे पहले अध्ययन जो किया गया वो एक प्लांट था रोहियो डिस्कलर। इस रोहियो डिस्कलर की जो पत्ती होती है, उस पत्ती की जो निचली अधिचर्म होती है, बैंगनी रंग की जो होती है, निचली अधिचर्म की कोशिकाओं को दो टुकड़ों में डिवाइड किया। एक टुकड़े को अति परासारी में रखा और एक टुकड़े को अल्प परासारी में, यानी एक को शक्कर के घोल में रखा और एक को पानी में रखा, यानी जल में डाला। तो हुआ क्या, जो जल वाली जो कोशिका थी उसमें अंतःपरासन की क्रिया निरंतर हुई और जिससे वो कोशिका स्फीत हो गई, फूल गई। और इसमें अति परासारी में जल जो होगा वो निरंतर बहिःपरासन क्रिया के द्वारा बाहर निकल जाएगा, तो कोशिका जो होगी वो सिकुड़ जाएगी, अधिचर्म कोशिका जो होगी वो सिकुड़ जाएगी। तो ये होता है जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन। देखो, बात करते हैं कोशिका में कुछ विशेष प्रकार के दाब उत्पन्न होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो कोशिका में उत्पन्न विभिन्न दाब। अब कोशिका में कौन कौन से दाब उत्पन्न होते हैं, इसमें सबसे पहले बात करते हैं परासरण दाब, इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ओपी। देखो, परासरण दाब का मतलब क्या होता है, परासरण क्रिया के दौरान लगने वाला दाब जो होता है वो परासरण दाब कहलाता है। यानी विलायक के अणु जो होते हैं वो जब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं तो उस समय उत्पन्न जो दाब होता है वो परासरण दाब या ओपी कहलाता है। ठीक है। अब परासरण दाब के बारे में बात करें तो परासरण दाब को मेज़र जो किया जाता है वो ओस्मोमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान रखनी है कि परासरण यानी जल की हमेशा जो गति होती है वो कम ओपी से अधिक ओपी की ओर होती है। यानी जल की गति जो होती है हमेशा कम ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर होती है। यानी इसका सीधा साधा मतलब होता है विलेय के अणुओं पर निर्भरता। यानी OP इज इक्वल टू होता है, यानी OP समानुपाती होता है विलेय के अणु की सांद्रता। यानी विलेय के अणु की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी OP भी उतना ही अधिक होगा। कैसे होगा, इस चीज़ को और एक्सप्लेन करने के लिए देखो, यानी अगर OP की बात करते हैं तो जिस विलयन में विलेय पदार्थ ज़्यादा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। यानी कुल मिला के ये होता है कि
देखो इसका मतलब ये होता है कि विलयन में उपस्थित वो दाब जो विलयन में आयतन की वृद्धि का विरोध करता है, यानी किसी भी विलयन में जो उसका आयतन जो होता है उसके आयतन में होने वाली वृद्धि का विरोध करने वाला जो दाब होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब कहलाता है। जैसे बात करें लवणोद्भिद जो पादप होते हैं उनका ओपी सबसे ज़्यादा होता है। लवणोद्भिद पादप का ओपी सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि लवणीय मृदा है जिसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा यानी विलेय पदार्थ बहुत ज़्यादा हैं, जल बहुत कम है। यानी ऐसे आवास जहाँ लवणीय मृदा बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर उगने वाले पौधों में क्या होगा, जल बहुत कम होगा और लवण जो होंगे यानी जो NaCl हो जो होगा या मिनरल्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो विलेय पदार्थ ज़्यादा विलय कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, विरोध कर रहा है। ठीक है, किसके आयतन में वृद्धि को, विलयन के आयतन में वृद्धि का विरोध कर रहा है। तो वहाँ पर ओपी जो होगा वो क्या होगा, सर्वाधिक होगा। यानी लवणोद्भिद पादपों का ओपी क्या होता है, सर्वाधिक। लवणोद्भिद के बाद बात करें मरुद्भिद, तो मरुद्भिद का ओपी भी क्या होगा, ज़्यादा। उसके बाद किसका होगा, समोद्भिद का, और सबसे कम होगा जलोदभिद। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ओपी किसका होगा, लवणोद्भिद का, उससे कम मरुद्भिद का, फिर उससे कम समोद्भिद का, और सबसे कम जलोदभिद। जलोदभिद में तो जल ही है, कुछ भी नहीं है, यानी विलायक के अणु है, विलेय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा नहीं है। और मैंने पहले बता दिया ओपी समानुपाती विलेय के अणु की सांद्रता, तो यहाँ विलेय की अणु की सांद्रता कम है तो ओपी भी क्या होगा, कम होगा। विलेय अणु ज़्यादा हैं तो ओपी भी ज़्यादा होगा। ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। एक चीज़ और है इसके बारे में, अगर हम पौधे में बात करें तो लीफ, सबसे ज़्यादा लीफ में ओपी का मान ज़्यादा होगा, स्टेम तने में उससे कम, और रूट। इस पे भी वही फंडा है। लीफ में भोज्य पदार्थ बन जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो किसकी मात्रा बढ़ जाती है, स्टार्च बढ़ जाता है, यानी स्टार्च मंड के रूप में ही संचित होता है भोजन। तो सबसे ज़्यादा स्टार्च है या ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ज़्यादा हो, यानी विलेय पदार्थ यहाँ ज़्यादा है। उससे कम विलेय पदार्थ कहाँ होंगे, स्टेम में, और सबसे कम विलेय पदार्थ कहाँ होंगे, रूट में। तो इसके कारण ओपी यहाँ पर लीफ का ज़्यादा होगा, स्टेम का उससे कम, और रूट का ही। कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये चीज़ें पूछ ली जाती है, ओपी का मान किस में ज़्यादा होगा, तो ओपी के बारे में मैंने बात कर ली। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी किसी भी विलयन के आयतन में जो वृद्धि होती है उसका विरोध जिस दाब के कारण होता है वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब उसके बाद बात करते हैं दूसरे दाब की, तो दूसरा दाब है स्फीत दाब, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टर्गर प्रेशर। अब टर्गर प्रेशर का मतलब क्या होता है, कोई भी कोशिका है, उस कोशिका में भीतर से बाहर की ओर लगने वाला जो दाब होता है, जो किसी भी कोशिका को फूलने से कम करता है, यानी भीतर से बाहर की ओर लगने वाला जो दाब होगा वो क्या कहलाएगा, स्फीत दाब, फूलने वाले दाब। ठीक है, स्फीत दाब के बाद एक और दाब आता है भित्ति दाब, जिसे वॉल प्रेशर बोलते हैं। और वॉल प्रेशर जो होता है, जैसे बाहर से भीतर की ओर लगने वाला दाब, किसी भी कोशिका में बाहर से भीतर की तरफ लगने वाला दाब क्या कहलाएगा, भित्ति दाब। टर्गर प्रेशर को टीपी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसको कहते हैं डब्ल्यूपी। और टीपी और डब्ल्यूपी जिस कोशिका में बराबर होते हैं वो कोशिका स्टेबल होती है, अन्यथा अगर ये ज़्यादा होगी तो कोशिका फट जाएगी, और डब्ल्यूपी ज़्यादा हो गया तो कोशिका पिचक जाएगी। तो ये थे दाब जो कोशिका में उत्पन्न होता है। अब एक चीज़ और आती है हमारे पास, जिसे बोलते हैं विसरण दाब न्यूनता। हिंदी में एक नाम और पुकारते हैं इसको, जिसे बोलते हैं चूषण दाब। अगर विसरण दाब न्यूनता की इंग्लिश में बात करें तो इसे बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएट। और चूषण दाब को अगर चाहें तो इंग्लिश में बोलते हैं सक्शन प्रेशर। ठीक है, विसरण दाब न्यूनता के बारे में बात करते हैं। विसरण दाब न्यूनता का मतलब होता है कि किसी भी विलयन का विसरण दाब जो विलायक से जितना कम होता है, किसी भी विलयन का विसरण दाब किसी भी विलायक से
यानी उसी विलयन के विलायक से जितना कम होता है वो कहलाता है विसरण दाब न्यूनता। यानी न्यूनता का मतलब कमी, किसी विलयन का विसरण दाब विलायक से जितना कम होता है वो उसका विसरण दाब न्यूनता कहलाता है। अब विसरण दाब न्यूनता का मतलब ये हुआ कि किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ जितने डालते जाएंगे उसकी विसरण दाब न्यूनता उतनी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी कुल मिला के ये है कि किसी भी विलयन में अगर विलेय पदार्थ ज़्यादा है तो उसका विसरण दाब क्या होगा, कम या ज़्यादा। विलायक के विसरण दाब से जितना कम होगा वो सारी बातें हैं, ठीक है। मतलब ये है कि सामान्य ताप और दाब पर किसी विलयन का विसरण दाब किसी विलायक से जितना कम होता है वो उसकी विसरण दाब न्यूनता कहलाती है। यानी सीधा साधा मतलब विसरण दाब न्यूनता का मतलब होता है कोशिका के द्वारा जल की मांग, रिक्वायरमेंट, वही होता है विसरण दाब न्यूनता। जिस कोशिका में जल की कमी होती है, यानी विलेय पदार्थ ज़्यादा है, जल की कमी है, तो उस कोशिका में जल की मांग बढ़ जाती है, यानी उसका विसरण दाब न्यूनता क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। यानी विलेय पदार्थ की मात्रा बढ़ते ही विसरण दाब न्यूनता क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। जैसे सपोज करो 2 कोशिकाएं हैं, इस कोशिका में जल बहुत ज़्यादा है, इस कोशिका में जल बहुत कम है। इस कोशिका को जल चाहिए, तो यानी ये जो कोशिका है इसको जल चाहिए, इसका मतलब इसमें विलेय पदार्थ ज़्यादा है, विलायक बहुत कम है। और यहाँ विलायक क्या है, जल ज़्यादा है तो विलायक ज़्यादा, और विलायक के अणु अपने अधिक सांद्रता से कहाँ जाएंगे, कम सांद्रता, ये गए, ठीक है। तो यही कंडीशन ये है कि यहाँ पर विसरण दाब न्यूनता क्या होगी, ज़्यादा, और यहाँ कम, तो इसका मतलब क्या होगा, यानी विलायक के अणु हमेशा कम डीपीडी से अधिक डीपीडी, शॉर्ट फॉर्म में अगर बोले डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, तो जल के अणु हमेशा कम डीपीडी से कहाँ जाते हैं, अधिक डीपीडी की ओर गति करते हैं। इसे ही कहते हैं विसरण दाब न्यूनता। और कोशिका द्वारा जल की मांग क्या कहलाती है, विसरण दाब न्यूनता। तो ये चीज़ थी हमारे पास कि विसरण दाब न्यूनता क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब बात करते हैं डीपीडी, ओपी, डब्ल्यूपी और टीपी, या फिर डीपीडी, टीपी और डब्ल्यूपी में क्या संबंध होता है। इन सभी जो प्रेशर हैं, इन सभी प्रेशर में क्या ऐसा संबंध होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ओपी, टीपी और डब्ल्यूपी में संबंध। ओपी, टीपी और डीपीडी में संबंध। तो देखो, सामान्य जो कोशिका होती है, कोशिका, उस सामान्य कोशिका के लिए कंडीशन क्या होती है, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। यानी डीपीडी जो होगा वो ओपी में से जब टीपी को घटाएंगे तब हमारे पास आएगा। तो ये सामान्य कोशिका के लिए कंडीशन होती है, क्योंकि देखो सामान्य कोशिका में क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, टर्गर प्रेशर भीतर से बाहर की तरफ लगने वाला दाब। तो भीतर से बाहर जो लगने वाला दाब होगा वो किस पर निर्भर होगा, ओपी पर। तो ओपी अपने आप ही ज़्यादा होगा, ठीक है। और विसरण दाब न्यूनता इज इक्वल टू परासरण दाब माइनस स्फीत दाब, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर कंडीशन हमारे पास ये आ जाती है पूर्णतया शलत कोशिका। अब पूर्णतया शलत कोशिका होगी तो इसमें बात करें, शलत का मतलब बिल्कुल पिचकी हुई कोशिका। तो पिचकी हुई कोशिका का मतलब क्या होगा कि टीपी तो जीरो ही हो गया, क्योंकि टीपी तो क्या होता है, भीतर से बाहर की तरफ लगने वाला, तो वो तो लग ही नहीं रहा है दाब। तो भीतर से बाहर की तरफ अगर दाब लग रहा है तो टीपी का मतलब क्या हो गया, जीरो। तो टीपी इज इक्वल टू ज़ीरो। इस फॉर्मूला में रखते हैं डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस ज़ीरो। तो क्या आ गया, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी, ठीक है। यानी डीपीडी के बराबर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, या ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा विसरण दाब न्यूनता। आगे हम लोग बात करते हैं पूर्णतया स्फीत कोशिका। इसमें क्या होगा, स्फीत फूली हुई कोशिका है। अब सुनो, विसरण दाब न्यूनता का मतलब क्या होता है, अगर विलेय पदार्थ जल की मांग, कोशिका बिल्कुल फूली हुई है,
कोशिका बिल्कुल फुली हुई है। अब बिल्कुल फुली हुई तो जल तो उसमें और जाएगा ही नहीं, यानी जल की मांग बिल्कुल क्या हो गई, ज़ीरो, यानी जल अब उस कोशिका में नहीं भराव में आएगा। और हम बात करते हैं डीपीडी की, तो डीपीडी का मतलब होता है कोशिका में जल की मांग, तो जल की मांग तो खत्म हो गई, यानी डीपीडी क्या हो गया, जीरो। तो डीपीडी इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर्मूला में रखते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला में जब रखेंगे तो ज़ीरो इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, पक्षांतरण करेंगे तो ओपी बराबर टीपी। तो ये पूर्णतः स्फीत कोशिका के लिए फॉर्मूला, ये पूर्णतः शलत कोशिका के लिए। अब एक और कंडीशन आती है फोर्थ, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। अब सुनो, जीव द्रव्य कुंचित मतलब सिकुड़ी हुई कोशिका और सिकुड़ गई, कुंचित कोशिका। अभी हमने बात करी पूर्णतः शलत पिचकी हुई कोशिका, टीपी का मान जीरो। अब जीरो से कम क्या होगा, नेगेटिव में, तो जीरो से कम क्या होगा, नेगेटिव में, तो टीपी का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव टीपी। फॉर्मूला में रखते हैं डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी प्लस टीपी। तो ये जीव द्रव्य कुंचित कोशिका के लिए कंडीशन। अब आगे हम लोग बात करते हैं जल विभव के बारे में, वाटर पोटेंशियल के बारे में, वो भी डीपीडी इन पर ही डिपेंड करता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जल विभव जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वाटर पोटेंशियल, और वाटर पोटेंशियल के बारे में बात करें तो सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, स्टेलर व टेलर। इन दोनों साइंटिस्ट ने जल विभव के बारे में बताया। अब जल विभव जो होता है वो होता क्या है, तो क्या होता है कि जैसे परासरण क्रिया जो होती है, उस परासरण क्रिया में जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के भीतर और बाहर गति करते हैं, तो उसमें मुक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो जो मुक्त ऊर्जा जो होती है, इसी पर जल विभव कार्य करता है। अब ऊष्मागति के नियम के अनुसार होता क्या है कि जो विलायक के जो अणु होते हैं, उस विलायक के अणु में या फिर विलायक में उपस्थित जो जल के अणु जो होते हैं, उनकी स्वतंत्र ऊर्जा और विलयन में उपस्थित जल के अणु की जो स्वतंत्र ऊर्जा होती है, उन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है, जल विभव कहलाता है। जल विभव की बात करें तो जल विभव का जो मान होता है वो ऋणात्मक होता है और डीपीडी के बराबर होता है। तो जल विभव इज इक्वल टू माइनस डीपीडी, साइन एस से प्रदर्शित करते हैं वाटर पोटेंशियल को। अब ये वाटर पोटेंशियल जो होता है, इसके मान की अगर बात करें तो ऋणात्मक है, ठीक है। ऋणात्मक मान होने की वजह से अगर साइन एस की बात करें तो ये हमेशा, या फिर इससे पहले हम डीपीडी की बात करें तो डीपीडी जो होगा वो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके के मान में होगा। लेकिन साइन एस के मान की बात करें तो ये होगा 0, -1, -2, -3, यानी इसका मतलब ये है, ये तो है कम से अधिक और ये है अधिक से कम, यानी इसका सीधा साधा मतलब ये हो गया कि साइन एस का अधिकतम मान जो होगा वो 0 होगा, यानी 0 सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ये तो कम है, ठीक है ना। तो ये अधिक से कम, यानी डीपीडी हमेशा कम से अधिक की तरफ होगी, और साइन डब्ल्यू यानी जल विभव का मान अधिक से कम, यानी साइन जल विभव के आधार पर अगर जल की गति की बात करें तो जल की गति डीपीडी के आधार पर तो क्या होती है, जल के अणु हमेशा कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर गति करते हैं। लेकिन अगर जल विभव के सापेक्ष देखा जाए तो जल के अणु अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर गति करते हैं। ये हो गया जल विभव के बारे में बात। अब जल विभव जो होता है उसके प्रकारों की बात करें, या जल विभव जो होता है उसके घटकों की बात करें, तो जल विभव में सबसे पहला आता है परासरण विभव, जिसे साइन एस से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान ऋणात्मक होगा और ऋणात्मक होने के साथ साथ ओपी के बराबर होगा, तो साइन एस इज इक्वल टू माइनस ओपी। उसके बाद बात करते हैं दाब विभव की। तो दाब विभव जो होता है वो होता है साइन पी, और साइन पी का मान पॉजिटिव, और पॉजिटिव होने के साथ साथ टीपी के बराबर। तो साइन पी इज इक्वल टू टीपी। इन मानों को अगर डीपीडी की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे डीपीडी इज इक्वल टू हम जानते हैं ओपी माइनस
Tp। अब हम अगर जैसे जल विभव की बात करें तो जल विभव साइन W इज इक्वल टू साइन S प्लस साइन P। साइन W का मान माइनस dPd, साइन S का मान अगर लिखें तो माइनस OP माइनस TP। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास वापस क्या गया, dPd बराबर OP माइनस TP, जो हमने dPd के सापेक्ष पढ़ा था। तो ये था जल विभव के बारे में बात। ठीक है, अब एक चीज़ और होती है, कोशिका जो होती है उस कोशिका की किसी सतह के द्वारा जल का अवशोषण, कोशिका की वह सतह जिसके द्वारा जल का अवशोषण होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स, अब बात करते हैं कोशिका भित्ति की जो पारगम्यता होती है उसके बारे में। तो टॉपिक है हमारा पारगम्यता, जिसे बोलते हैं परमेबिलिटी। देखो, पारगम्यता की बात करें तो पदार्थों का अंदर जाना या बाहर जाना जो होता है उसे पारगम्यता कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले बात करते हैं ऐसी परत जो पदार्थों यानी विलेय के अणु और विलायक के अणु यानी विलेय तथा विलायक दोनों अणु के लिए पारगम्य होती है, वो कहलाती है पारगम्य। और पारगम्य का सीधा साधा एग्जाम्पल है कोशिका भित्ति, यानी कोशिका भित्ति जो होती है विलेय और विलायक दोनों के कणों के लिए पारगम्य होती है। विलेय और विलायक दोनों के लिए जो पारगम्य होती है या दोनों को आर पार ले जाने की क्षमता जिसमें होती है वो कहलाती है पारगम्य, जो होती है कोशिका भित्ति। अब आगे बात करते हैं, कुछ परतें ऐसी होती हैं जो विलायक के अणु को तो अधिक प्रवेश कराती हैं, लेकिन विलेय के अणु जो होते हैं उसको बहुत कम प्रवेश कराती हैं। यानी विलायक के अणु के लिए अधिक पारगम्य होती हैं और विलेय के अणु के लिए बहुत कम पारगम्य होती है। ऐसी परतें जो होती है वो कहलाती हैं अवकलनीय या विभेदात्मक परत। ठीक है, अब कुछ जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कोशिका झिल्ली। अब देखो, कोशिका झिल्ली चयनात्मक भी होती है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। यानी कोशिका झिल्ली जो होती है वो आवश्यक पोषक पदार्थ जो होते हैं उन्हीं को भीतर प्रवेशित हो देती है और हानिकारक पदार्थों को प्रवेशित होने नहीं देती, यानी ये चयन करती है। तो कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य झिल्ली या अर्ध पारगम्य झिल्ली की भांति भी कार्य करती है। तो अर्ध पारगम्य का मतलब ये होता है कि वो विलेय के पदार्थों को बहुत कम प्रवेशित होने देती है और विलायक के अणुओं को प्रवेशित होने देती है। यानी जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको प्रवेशित होने देती है और जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको प्रवेशित होने नहीं होने देती। अब उसके बाद बात करते हैं आगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्ध पारगम्य यानी जो कोशिका झिल्ली जो होती है वो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली की तरह भी कार्य करती है और अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह भी कार्य करती है, यानी विशेष प्रकार के पदार्थों को ही कोशिका के भीतर प्रवेशित होने देती है। तो ये हमने बात करी। अब आगे बात करते हैं अपारगम्य। अपारगम्य जो होता है इसका मतलब ये होता है कि ना तो ये परत विलेय पदार्थों को और ना ही विलायक के अणु जो होते हैं उनको प्रवेशित होने देती है, यानी ये विलेय और विलायक दोनों के लिए अपारगम्य होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कॉर्क कोशिका। ठीक है, ये हमने पारगम्यता के बारे में बात करी। अब बात करते हैं अंतः शोषण, इंग्लिश में बोलते हैं इम्बिशन। अब देखो, अंतः शोषण या इम्बिशन की बात करते हैं तो होता क्या है कि जैसे बरसात के दिनों में जो दरवाजे जो होते हैं वो फूल जाते हैं। क्यों फूलते हैं? क्योंकि अंतः शोषण की क्रिया होती है, वो दरवाजे जो होते हैं या वो लकड़ी जो होती है वो जल का अवशोषण करती है, जिससे वो फूल जाती है। तो यही कंडीशन होती है कि वे पदार्थ जो जल का अवशोषण करते हैं वो अंतः शोषक कहलाते हैं। अब ये जो अंतः शोषक होते हैं वो ठोस पदार्थ ही ज़्यादातर होते हैं। तो किसी ठोस पदार्थ के अणुओं के द्वारा द्रव के अणु यानी जो द्रव जो होता है उसको बिना विलयन बनाए अवशोषित करना अंतः शोषण कहलाता है। आगे बात करते हैं
कुछ जैसे पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, वो सबसे ज़्यादा अंतःशोषक होते हैं, सबसे अच्छे अंतःशोषक, क्योंकि जल स्नेही होते हैं और जल स्नेही होने के कारण वो आसानी से जल का अवशोषण कर लेते हैं। इसी वजह से जो लकड़ियाँ वगैरह जो होती हैं वो जल का बहुत ज़्यादा अवशोषण करती हैं। दूसरी बात करें अंतःशोषक को प्रभावित करने वाले अगर कारकों की बात करें तो पहला कारक तो जल विभव में अंतर, और दूसरा कारक हमारे पास आता है अंतःशोषक की बनावट। ठीक है, अगर महत्व की बात करें तो बीज के अंकुरण में अंतःशोषक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद जैसे चट्टानें जो होती हैं उनको तोड़ने के लिए बीच में लकड़ी का गुट्टा फंसा के पानी डाल के उसको तोड़ा जाता है, तो चट्टानों को तोड़ने में का यूज़ किया जाता है। किसी पौधे के पुनर्जीवन के लिए कोई शुष्क सूखी वस्तुएं जो होती हैं या शुष्क वस्तुओं में नमी बनाए रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पौधे को वापस पुनर्जीवित करने के लिए अंतःशोषक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी पादप भाग में पानी डाला तो वो पुनर्जीवित हो जाता है, तो पुनर्जीवन के लिए भी अंतःशोषण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है और आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है।